फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट किस तरह से करते हैं? फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट करने के लिए हमें फाइलिंग सोल्यूशन की जरूरत होती है और फाइलिंग सोल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है। जैसे फाइलिंग सोल्यूशन ए और फाइलिंग सोल्यूशन बी। फाइलिंग सोल्यूशन ए क्या है? इसको दोनों को सेपरेटली बनाते हैं। तो फाइलिंग सोल्यूशन ए को हम जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 5H2O, ये आपका कॉपर सल्फेट है, इसका सोल्यूशन आप लेते हैं। और फाइलिंग सोल्यूशन जो बी है वो आप लेते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। तो टार्ट्रिक एसिड आपको पता ही है, COOH CHOH CHOH COOH। तो इसमें एक तरफ पोटेशियम आयन और एक तरफ सोडियम आयन रिप्लेस हो जाता है, तो ये आपका पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट बन जाता है। सो जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है, सॉल्यूशन ए को और सॉल्यूशन बी को, तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट Cu2+ आयन और सल्फेट आयन में डिवाइड हो जाता है, और ये जो कॉपर 2+ आयन है वो इस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करके और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं बिस टार्ट्रेटो क्यूप्रेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये बेसिकली फाइलिंग सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। अब ये जो फाइलिंग सॉल्यूशन है इसका हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट किसके लिए करते हैं? ये बेसिकली एल्डिहाइड को डिटरमाइन उसकी क्वालिटेटिव टेस्ट है कि एल्डिहाइड कहीं प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कीटोन्स में अगर आप अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स अगर लेते हैं तो उनके टेस्ट के लिए काम आता है। तो बेसिकली जैसे कि डायबिटीज वगैरह अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वहां पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको पता ही है, ग्लूकोज होता है आपका, ये फार्मूला ग्लूकोज का होता है। तो इस ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसका जो प्रेजेंस है उसकी पता लगाने के लिए हम इस फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को करते हैं। सो होता क्या है, जैसे आप यहाँ एक एल्डिहाइड लेते हैं, ये एल्डिहाइड आपने लिया और ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली बेसिक मीडियम में होती है। ये आपको पता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक मीडियम में मिलता है, तो हमारे पास में ये बेसिक हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो इस फाइलिंग सॉल्यूशन में फाइलिंग सॉल्यूशन को हम एल्डिहाइड के साथ में टेस्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड में जैसे ही आप डालते हो तो जो बेसिक मीडियम का जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ आपको पता है कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो H+ आयन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये जो H+ आयन है वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर लेगा, और उसके बाद ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगा। जब ये इस एंटाइटी में आ जाएगा तो जो कॉपर सल्फेट से जो Cu2+ आयन है वो Cu2+ आयन के साथ में अब ये यहाँ पे रिएक्शन करता है। Cu2+ के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास में है ये यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा और इस नेगेटिव साइन पर ये जो कॉपर है ये आकर के अटैच हो जाएगा। सो ये जो कॉपर आयन है ये यहाँ आकर के अटैच हो जाता है इस तरह से, और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज था उसने यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो इस तरह की एक एंटाइटी हमें यहाँ, एक इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में जो बेसिक मीडियम का जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ रिएक्शन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच के वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ इस पर्टिकुलर, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है इस कार्बन पर, उस पर आकर के अटैच हो जाता है। उसके बाद ये जो कॉपर आयन यहाँ आकर के अटैच हुआ है जिसके पास 2+ चार्ज थे, लेकिन यहाँ एक माइनस चार्ज लेकर के अब इसके पास में केवल एक पॉजिटिव चार्ज बचा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है और ये Cu+ आयन के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ ये जो माइनस चार्ज डेवलप जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रेडिकल जो डेवलप हुआ है, यहाँ पर ये होमोलिटिक फिशन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। सो ये जो फ्री रेडिकल डेवलप हुआ है ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा
और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? ये Cu2+ जो है वो गेन कर लेगा, और Cu2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिड्यूस होकर के Cu+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ की स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इस Cu2+ आयन के पास में गया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के पास में है, ये जो नेगेटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन के पास में है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से, यहाँ से, और ये स्कोर होते हुए इस कार्बन एटम के पास में आ जाते हैं, और इस कार्बन एटम के पास में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये जो H+ आयन यहाँ से जो रिमूव होगा वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और ये जो CHO ग्रुप था, ये CHO ग्रुप COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या कि जो ग्लूकोज हमने लिया था, जिसके पास में ये एल्डिहाइड था, अगर आप यहाँ पर ये देखें कि ये एल्डिहाइड था, और ये एल्डिहाइड इस ब्लू कलर के जो फेलिंग सॉल्यूशन हमने लिया था जिसमें कॉपर आयन जो प्रेजेंट है, वो कॉपर आयन यहाँ पे मैंने 2+ लगाना था। ओके, सो ये 2+ आयन CuSO4 Cu2+ आयन और SO4- में कन्वर्ट होगा, और ये जो Cu2+ आयन है, ये Cu2+ आयन बेसिकली जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये Cu2+ आयन यहाँ पर इससे रिएक्ट करेगा, और ये जो एल्डिहाइड ग्लूकोज में जो प्रेजेंट है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और खुद रिड्यूस होकर के Cu2+ आयन Cu+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो Cu2+ आयन है, Cu2O है, जो जिसको आप क्यूबरस ऑक्साइड बोलते हो, वो रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग होता है। तो ये जो ब्लू सॉल्यूशन था, जो हमारे पास में फेलिंग सॉल्यूशन का था, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रेड कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है जब हम किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप कंपाउंड के साथ में इस फेलिंग सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं। तो ये जो Cu2+ है, ये आपको पता है कि ये यहाँ पर Cu+ फॉर्म में और ऑक्सीजन 2- फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो करते हैं, और उसकी मैकेनिज्म इस तरह से आप बता सकते हो। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमने किया है।